हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ मनाया विजयदशमी का त्योहार। दार्जिलिंग में राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। कहा, हमारे हितों पर आंच आई तो करारा जवाब देंगे। भरतपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की मॉर्निंग वॉक। केवलादेव नेशनल पार्क में पक्षियों को निहारा, पार्क का किया निरीक्षण। अलवर में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी, 15 लाख रुपए की 15 किलो चांदी पार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वीडियो में शटर तोड़ता नजर आया चोर। राजस्थान में दिखा रफ्तार का कहर। टोंक में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत, तो अलवर में बैरिकेड से टकराई कार, 3 लोगों की गई जान। देश मना रहा बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व विजयदशमी। देश के अलग अलग हिस्सों में शाम को होगा रावण दहन। पीएम मोदी शाम 5:30 बजे दशहरा समारोह में लेंगे हिस्सा। गोनाइल पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं बिग न्यूज की। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी भर्ती की गड़बड़ियों के खुलासे से आहत होकर कर रहे प्रदर्शन। मनोज मीणा की अगुवाई में हो रहा प्रदर्शन। तो एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग की जा रही है और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर पर धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं। भर्ती की गड़बड़ियों के खुलासे से आहत होकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और इस भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। मनोज मीणा की अगुवाई में यह प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर पर ये धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से भी कई बार इस भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं और सरकार से इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर अब तक कई खुलासे भी हो चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, लेकिन अब एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग की जा रही है। और इसमें रद्द करने की मांग की जा रही है अब सरकार, क्योंकि कई सारे छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये पूरा मामला है और ऐसे में जो मेहनत करके इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अगर इसे रद्द कर दिया जाता है तो उनके लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसे रद्द करने की मांग की जा रही है। लवली संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। लवली, एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग उठने लगी और आज बाकायदा इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर किरोड़ी मीणा के घर पर इस वक्त जो है युवा अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं बड़ी तादाद में। और इनमें इनका ये कहना है कि कल जो भर्ती से जुड़े जो चयनित अभ्यर्थी और उनके परिवार के लोग मिले थे, वो नियम विरुद्ध आरपीएस के बाहर कैसे आ गए और इस भर्ती को किसी भी सूरत में रद्द ही करना चाहिए। सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए पूरी कोशिश है युवा अभ्यर्थियों की, किसी भी तरीके से ये जो भर्ती है 2021 की, इसे निरस्त किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। और पेपर लीक जैसे कई गंभीर और संगीन आरोप जो है वो ये युवा अभ्यर्थी लगातार लगाते रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार ने हालांकि जो सब कमेटी बनाई है वो इस बात का डिसीजन कर चुकी है कि आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा, लेकिन उससे पहले युवा अभ्यर्थी कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं मंत्रियों के घर के घेराव का। और इसी क्रम में आज डॉक्टर किरोड़ी मीणा के घर का घेराव जो है वो किया जा रहा है, न केवल राजस्थान सरकार के मंत्री के तौर पर बल्कि युवाओं के हितैषी के तौर पर भी किरोड़ी मीणा को देखा जाता है। इस तरह के बेरोजगारों के मसलों पर वो आगे रहते हैं। तो ऐसे में बेरोजगार एक उम्मीद और आस के साथ में डॉक्टर किरोड़ी मीणा के घर पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन करीब 150 के आसपास जो युवा अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के सरकार के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भर्ती जो है वो निरस्त की जाए। जी अब क्योंकि प्रदर्शन जो है फिर एक बार लवली होने लगे हैं और मनोज मीणा की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है, क्योंकि लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्या मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इन प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे, माहौल को शांत करने की कोशिश करेंगे?
देखिए, डॉक्टर किरोड़ी मीणा अपने घर पर आने वाले हर प्रदर्शनकारी से मिलते रहे हैं और अब तक का उनका यही रिकॉर्ड रहा है और ऐसे में उम्मीद यही है कि वो मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी मुलाकात नहीं हुई है। सुबह का वक्त था, किरोड़ी मीणा आप पहुंचेंगे अपने निवास के बाहर जो धरना स्थल है वहां पर, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात के बाद में तय होगा कि आखिरकार किस दिशा में जो है ये आंदोलन जो है वो आगे बढ़ रहा है और उन्हें क्या आश्वासन जो है वो युवा अभ्यर्थियों को सरकार के मंत्री। ठीक है लवली, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी उत्सव के मौके पर शस्त्र पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश की राजधानी जयपुर के अलावा जोधपुर में भी शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया। हर साल ये दशहरा का पर्व जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। स्क्रीन पर हम आपको 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां संघ द्वारा खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि संघ सदस्यों के लिए ये दिन काफी अहम है। दरअसल हर साल विजयदशमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र का पूजन किया जाता है। इसी दिन संघ की स्थापना की गई थी। 27 सितंबर 1925 में विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी। तो 3 तस्वीरें हैं, नागपुर, जयपुर और जोधपुर की तस्वीर, जहां पर पथ संचलन के साथ ही कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। विजयदशमी के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस ने विशेष शस्त्र पूजन की और इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। शस्त्र पूजन के बाद मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। बांग्लादेश में हुई घटना को लेकर भी आरएसएस प्रमुख ने कहा कि उस घटना के बाद हिंदू एक हुआ तो बचाव हो पाया। उन्होंने माना कि बांग्लादेश के हिंदुओं को मदद की जरूरत है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से बड़ी खबर यह है कि आरएसएस मार्च के दौरान बवाल हुआ है। उपद्रवियों ने आरएसएस मार्च के दौरान मजहबी नारे लगाए। मौके पर पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। तो आरएसएस मार्च के दौरान बवाल की घटना सामने आई है। मौके पर पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। दरअसल आरएसएस का मार्च चल रहा था, इस दौरान उपद्रवियों ने इस मार्च के दौरान मजहबी नारे लगाए हैं। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची, हालात पर काबू पा लिया गया है। तो आज आरएसएस के द्वारा पथ संचलन किया जा रहा है, मार्च निकाला जा रहा है और इस दौरान बवाल की ये घटना सामने आई, जहां पर जब ये मार्च निकाला जा रहा था तो कुछ उपद्रवी जो हैं वो मजहबी नारे लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पा लिया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने चीनी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले चीन को बड़ा तोहफा दिया है। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों पर हमले के 2 आरोपी आतंकियों को मार गिराया है। 14 जुलाई 2021 को चीनी इंजीनियरों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया था और इस हमले में 4 चीनी इंजीनियर समेत 12 लोग मारे गए थे और इस हमले के आरोपी आतंकियों को पाकिस्तान में जेल ट्रांसफर के दौरान खुफिया एजेंसी ने मार गिराया। यह कार्रवाई चीन के प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे से ठीक पहले हुई है। चीन की धमकी से डरा आतंकिस्तान। पाकिस्तान ने चीन को दिया वफादारी का सबूत। ड्रैगन को तोहफे में दी आतंकियों की मौत। इस वक्त पाकिस्तान को चीन से दोस्ती करना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ड्रैगन के साथ कंगाल पाकिस्तान की दोस्ती जी का जंजाल बन गई है और जब से पाकिस्तान में चीन ने अपने नागरिकों के लिए सेना उतारने की बात की है, तब से तो शहबाज शरीफ सरकार के माथे का पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। चीन की धमकी से पाकिस्तान सहम गया है। इस बीच पाकिस्तान ने चीन को अपनी वफादारी के सबूत दे दिए हैं, या फिर यूं कहें कि चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग के पाकिस्तान दौरे से पहले उन्हें तोहफा देकर खुश करने की कोशिश की गई है। दरअसल चीनी इंजीनियरों को मारने वाले 2 आतंकी मोहम्मद हुसैन और अयाज को जेल ट्रांसफर करने के नाम पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान पुलिस की कहानी के मुताबिक दोनों आतंकवादियों को साहिवाल की सुरक्षित जेल ले जाया जा रहा था। रास्ते में इस जेल वैन पर आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया और इस हमले के दौरान चीनी इंजीनियरों की हत्या करने वाले दोनों आतंकवादी मारे गए, जबकि उनके साथ चल रही दूसरी जेल वैन में बैठे पुलिस अधिकारी और दूसरे आतंकियों का इस हमले में बाल भी बाका नहीं हो सका। खबर हैरान करने वाली है ना। अब उन आतंकियों के बारे में भी बताते हैं जो ISI की साजिश का शिकार बने हैं। 14 जुलाई 2021 में पाकिस्तान के दासू में आत्मघाती हमला हुआ था। चीनी इंजीनियरों से भरी एक बस पर आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया था। इस आत्मघाती हमले के दौरान 4 चीनी इंजीनियरों समेत 12 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद चीन ने पाकिस्तान से कड़ा विरोध जाहिर किया। चीन के विरोध से घबराए पाकिस्तान ने आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकवादी मोहम्मद हुसैन और उसके साथी अयाज उर्फ जहांजेब को गिरफ्तार किया। साल 2022 में दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी के बाद से ये दोनों आतंकवादी अलग अलग जेलों में रखे जा रहे थे। आए दिन पाकिस्तान में चीन के नागरिक बेमौत मारे जा रहे हैं। बीते रविवार को भी कराची धमाके में चीन के 2 नागरिक मारे जा चुके हैं। चीन के नागरिकों की मौत की खबर सुनकर चीन का खून खौल गया था। वो पाकिस्तान पर भड़का। नौबत यहाँ तक आ गई कि पाकिस्तान में मौजूद चीन के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा चीन के सैनिकों को संभालने को दे दिया गया। चीन के नागरिक पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के निशाने पर रहते हैं, जिससे पाकिस्तान और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। अब देखना होगा कि चीन अपनी सेना को पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उतारता है या फिर पाकिस्तान में चीन के बाशिंदे ऐसे ही आतंक के नाम पर कम होते रहेंगे। दिल्ली वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में गला घोंटू गैंग घूम रहा है। दिल्ली के पालम इलाके में रात के वक्त इस गैंग ने एक लड़के के साथ लूटपाट कर ली है। बाद में उसने पुलिस से शिकायत की। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ लिया है। वो रात में आते हैं, गला दबाते हैं और लूट कर चले जाते हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों गला घोटू गैंग घूम रहा है, जो सड़क पर चल रहे लोगों को शिकार बनाता है। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाए, वो अपना कीमती सामान लुटा चुका होता है। वो रात के अंधेरे में अकेले जा रहे शख्स को टारगेट बनाते हैं। दिल्ली के पालम इलाके से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके की ये घटना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के वक्त आसपास की सभी दुकानें बंद हैं। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक लड़का बैग टांगे हुए सड़क से गुजरता है, तभी उसके पीछे 5 बदमाश लग जाते हैं। वो लड़का इस बात से बेखबर रहता है, उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तभी उन 5 लड़कों में से एक बेहद उसके करीब पहुंचता है और पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो लड़का समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या गया। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
पांचों बदमाशों ने उसे घेर लिया और सड़क के किनारे गिरा दिया। 10 सेकंड का ये वीडियो आया है। इसके बाद बदमाश उसका कीमती सामान लूट कर चले गए। इस वारदात ने दिखा दिया कि पालम में इलाके में रात के वक्त गुजरना कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गलाघोटू गैंग लोगों को लूटने के लिए तैयार खड़ा है। लूट की यह वारदात गुरुवार रात की बताई जा रही है। घटना के बाद वो युवक पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसके पास 400 रुपए थे, जिन्हें बदमाश छीन कर ले गए। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई, घटना स्थल पर पहुंची और वहां से सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई। पालम के महावीर एन्क्लेव की यह घटना है। गली नंबर 7 में युवक के साथ लूटपाट हुई। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने 2 बालिग और 2 नाबालिग आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विजयदशमी के अवसर पर देश के हर शहर, गांव, कस्बे में दशहरे के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। लेकिन झालरापाटन के मेला मैदान में रावण का ये पूरा परिवार साल भर ऐसे ही स्थायी रूप से खड़ा रहकर लोगों को बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देता है। इन पुतलों के पास ही कागज के दूसरे पुतले बनाकर दशहरे के दिन दहन किए जाते हैं, लेकिन इन स्थायी पुतलों को इसी प्रकार बरसों से सुरक्षित रखा गया है। पूरे वर्ष कुछ लोग यहाँ मन्नतें मांगने भी आते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने बच्चों को बुरी नजर लगने पर भी यहाँ लाया जाता है। रावण के इस कुनबे को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हाईवे से गुजरने वाले लोग की नजर जब सड़क किनारे खड़े इन रावण के कुनबे पर पड़ती है तो भी उन्हें देखने के लिए रुक जाते हैं। इस रावण दरबार की स्थापना झालरापाटन के तत्कालीन नरेश महाराज मदन सिंह ने साल 1840 में की थी। उस समय ये पूरा दरबार और उसके पुतले मिट्टी से बनाए गए थे। साल 1920 में झालावाड़ के नरेश महाराजा भवानी सिंह ने यहाँ जीर्णोद्धार का कार्य करवाया और इन पुतलों को पक्का बनवा दिया गया। तभी से यहाँ हर साल रंग रोपण, गांव रख रखाव कार्य संपन्न होता है, जिसके चलते ये पूरी संरचना सकुशल आज भी मौजूद है। कि मनोदर जी को चुनरी उड़ाई जाती है। वो चुनरी है ना, बहुत ज्यादा टोने में काम और टोने करने में काम आती है बच्चों के लिए। और उसकी चुनरी के वो चिंदे लेके जाते हैं घर पे, है ना, उसमें रख दे, कारोबार में इनमें बढ़ोतरी होती है। उसमें पहले ये पुतले बनाए जाते थे, तो पहले पुतले का दहन नहीं किया जाता था। राज परिवार एक मटका रखता था, ये जो मिट्टी के बनाए जाते थे उसमें एक मिट्टी का घर रखते थे लाल रंग का, उसको ही आके वो फोड़ते थे उस टाइम पे। वो परंपरा थी। ये तो अब बनने लगे हैं कागज के पुतले। पहले इसी रूप में दहन किया जाता था इनका। यहाँ पे स्थायी रूप से तत्कालीन राज परिवार ने इस रावण दरबार का निर्माण करवाया था, जो परंपरा 184 वर्ष से अभी तक चली आ रही है। यहाँ रावण दरबार निर्मित है और ये पूरा मैदान जो दशहरा मैदान के नाम से जाना जाता है, इस पर कार्तिक के पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा आयोजन होकर मेला लगता है। यहाँ की ये मान्यता है, जैसे मान लो मंदोत्री को जो चुनरी उड़ाते हैं, तो उस चुनरी से क्या लोग लेके जाते हैं उसके टुकड़े वगैरह, तो वो घर पे भी बरगद के लिए लेके जाते हैं कि उसमें घर में बरगद होगी। लोग बाग कारोबार के लिए भी लेके जाते हैं, कारोबार में भी बांधते ही है दुकानों पे। दशहरे के दिन अधिकतर जगहों पर लोग रावण का दहन कर विजयदशमी मनाते हैं, लेकिन ऐसी भी कुछ जगहें हैं जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो दशहरे के दिन रावण दहन से पहले लोग रावण की पूजा करते हैं और रावण भगवान शिव का भक्त और काफी विद्वान था। इसी के चलते शाहजहांपुर में पिछले 50 वर्षों से लगातार रावण के पुतले बनते ही लोग सुबह से ही पूजा करने आ जाते हैं। देश भर में दशहरा पर्व मनाने की अलग अलग परंपरा है। कहीं पर रावण परिवार का पुतला दहन किया जा रहा है तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम है। वहीं चकराता में भी दशहरा पर्व को अलग अंदाज में मनाया जा रहा है और जोगियों गांव में दशहरा पर्व पर ग्रामीणों ने हाथों में मशाल लेकर जमकर नृत्य किया और इस मशाल को ओला भी कहा जाता है, जिसके बाद गांव से दूर एक घास का बना रावण स्वरूप को जलाया गया और जिसे डिमसा कहा जाता है। डिमसा जलाने के बाद ग्रामीणों ने पौराणिक गानों पर हारोल नृत्य किया, जिसका सिलसिला रात भर चलता रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं, चकराता की ये तस्वीर। हाथों में मशाल लेकर नृत्य करते ये लोग।
पावन पर्व पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 2 नवंबर को 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जबकि 3 नवंबर को शीतकालीन प्रवास के लिए उत्साह डोली मुखवा पहुंचेगी। वहीं 3 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर 12:03 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जो कपाट बंद होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें मां यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब में पुलिस को ड्रग्स पकड़ने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पंजाब के अमृतसर की पुलिस ने सुखेवाला गांव के पास 2 संदिग्ध गाड़ियों में तलाशी के दौरान 10 किलो 400 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। इस कार्रवाई के दौरान तरनतारन निवासी सुखराज सिंह नाम का एक आरोपी अपने एक साथी के साथ फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हेरोइन की एक खेप सीमा पार से लाई गई थी। ड्रग्स के खिलाफ मुहिम और तेज होगी। एनसीबी जल्द भारत के कुछ राज्यों में अपनी नई यूनिट शुरू करने जा रही है, ताकि ड्रग्स के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो। ड्रग्स के खिलाफ भारत सरकार की मुहिम में केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। एनसीबी 10 राज्यों में नई फील्ड ऑफिस खोलेगी। बरेली, फिरोजपुर, मंडी, पोर्ट ब्लेयर और दीमापुर, आइजोल, श्रीगंगानगर, मदुरै, बेंगलुरु और नागपुर, ये वो जगह हैं जहां ड्रग्स के मामलों को लेकर एजेंसियां चिंतित थी। तो ड्रग्स के खिलाफ भारत सरकार की मुहिम लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। एनसीबी 10 राज्यों में अब नई यूनिट जो है वो खोलने वाली है। 7,600 करोड़ के ड्रग्स मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने इस मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। केस दर्ज करने के बाद ईडी ने दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में कई ठिकानों पर रेड की है। पूर्व कांग्रेस नेता तुषार गोयल के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी जांच कर यह पता लगाएगी कि ड्रग्स से हुई कमाई का पैसा कहां-कहां रूट किया गया। साथ ही 7,600 करोड़ के कोकीन के मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया पर ईडी शिकंजा कसने की तैयारी करेगी। वीरेंद्र बसोया दुबई में बैठा हुआ है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एयर इंडिया के एक विमान का हाइड्रोलिक फेल हो गया और इसके चलते वो लैंड नहीं कर पा रहा था। और इस विमान में 140 यात्री थे और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी थी, लेकिन आखिरकार विमान को लैंड करा दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दो घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान और 2 घंटे तक अटकी रही 140 यात्रियों की सांसें। किसी को पता नहीं था आगे क्या होगा। एयरपोर्ट में एम्बुलेंस तैनात थी, किसी भी इमरजेंसी से निपटने की तैयारी चल रही थी। किसी अनहोनी की आशंका से सब डरे हुए थे। जो इस खबर को देख रहे थे वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि विमान सुरक्षित लैंड कर जाए। जरा सोचिए, विमान में बैठे यात्रियों का हाल और ख्याल क्या रहा होगा कि प्लेन अगर लैंड नहीं कर पाए तो क्या। यात्रियों की जान हलक को आ गई थी, लेकिन आखिरकार हैप्पी एंडिंग हुई। विमान सुरक्षित लैंड कर गया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर शारजाह जा रही फ्लाइट में तकनीकी दिक्कत आ गई। फ्लाइट लैंड ही नहीं कर पा रही थी। ये बताया गया कि विमान के लैंडिंग गियर नहीं खुल पा रहे। लैंडिंग गियर के बिना विमान का लैंड करना मुश्किल था। विमान 2 घंटे से ज्यादा हवा में चक्कर काटता रहा। प्लेन ईंधन जलाने के लिए चक्कर काट रहा था। ये भी जान लीजिए कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत पड़ती, जिसे बैली लैंडिंग कहा जाता है, तब विमान में आग लगने की पूरी आशंका होती है। यही वजह कि उसके ईंधन को न्यूनतम स्तर तक लाया जाता है, ताकि अगर बैली लैंडिंग की नौबत आए तो भी विमान में आग न लगे, हादसा न हो।
विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयारियां चल रही थी। एयरपोर्ट पर 20 दमकल तैनात कर दी गई, लेकिन आखिरकार विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भरतपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सर्किट हाउस में इस वक्त जन सुनवाई मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। 2 दिन के प्रवास पर भरतपुर के हैं मुख्यमंत्री और इस दौरान मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जन सुनवाई का कार्यक्रम सर्किट हाउस में रखा गया था, जहां पर सभी लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री उन सभी की शिकायतों को सुन रहे हैं। सभी अपने कागज लेकर आए हैं, जो उनकी शिकायतें हैं उसके बारे में यहाँ पर मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है आगे सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे हैं और थोड़ी देर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है यहाँ सर्किट हाउस में सभी लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और मुख्यमंत्री जल्द से जल्द सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि सभी समस्याओं का निपटारा किया जाए। तो 2 दिन के प्रवास पर भरतपुर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान आज जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है। सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे हैं और थोड़ी देर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की भी बैठक लेंगे। हम आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त भरतपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं।